हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आज बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की इंटरनेशनल कंपैरिजंस की। इसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और उसको कैसे हल करना है। तो इसके अंदर हम पहले जब मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर यह आ सकता है, एक भ्रांतिपूर्ण तथ्य आ सकता है कि कोई देश साइज़ के अंदर बहुत बड़ा है, यदि साइज़ के अंदर बड़ा है या उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो उस देश का जो HDI है या वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया होगा या बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यह तथ्य एक भ्रांतिपूर्ण है। जैसे हम तुलना करके देखते हैं, श्रीलंका देश की आप तुलना करें इंडिया के साथ ही, हमारा पड़ोसी देश है, तो हम पाएंगे इंडिया साइज़ के अंदर बहुत बड़ा है श्रीलंका के मुकाबले। लेकिन जब HDI स्कोर काउंट किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसके अंदर हम देखते हैं श्रीलंका बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है भारत के मुकाबले। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये देश जो दोनों अमेरिका महाद्वीप हैं उनके बीच छोटे छोटे टापुओं के ऊपर अवस्थित हैं, बहुत सारे वहाँ पर आइलैंड्स हैं, उनसे मिलकर बना है। तो ये देश कई अमेरिकी देशों के मुकाबले बहुत छोटा है, बिल्कुल एक आइलैंड है। लेकिन जब HDI काउंट करते हैं तो ये भी बहुत आगे नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं कि बड़े आकार का यानी बड़ा साइज होने से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। इसी तरह पर कैपिटा इनकम, ये हम भारत के संदर्भ में यदि हम इसकी तुलना करें, भारत के अंदर दो राज्य हम ले लेते हैं, पंजाब और गुजरात। पंजाब के अंदर हम जानते हैं कि जो हिमालय के नॉर्दर्न प्लेन है, बहुत उपजाऊ मैदान है, मैदान पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा कृषि के लिए अच्छी परिस्थितियां हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पैसा भी है पंजाब के अंदर, तो पर कैपिटा इनकम अच्छी है। इसी तरह गुजरात के अंदर, गुजरात के व्यापारी पूरे विश्व के अंदर मशहूर हैं, गुजरातियों के पास बहुत पैसा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोनों ही राज्य पर कैपिटा इनकम के अंदर बहुत आगे हैं। लेकिन जब भारत के जो राज्य हैं 28, उनका जब हम रैंक देखते हैं तो सबसे पहले रैंक पर हमें केरल नज़र आता है, और केरल की पर कैपिटा इनकम इन दोनों राज्यों के मुकाबले कम है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि साइज़ हो या पर कैपिटा इनकम हो, इनका HDI के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है। तो एक चीज़ तो ये आपने ध्यान में रखनी है। अब जब हम HDI की तुलनाएं करते हैं तो हमारे पास 4 तरह की चीज़ें होती हैं, कि 4 तरह की कैटेगरीज़। HDI का स्कोर हम जानते हैं 0 से 1 के बीच होता है। जो स्कोर 1 के जितना पास होता है उतना ही उसका HDI अधिक हो जाता है। 0 के निकट है, इसका मतलब वहाँ पर मानव विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ भी एक तो आएगा वेरी हाई डेवलपमेंट वाले कंट्रीज़, फिर हाई डेवलपमेंट, मीडियम, और लास्ट में आएगा लो। वेरी हाई में आएंगे जिनका मानव विकास सूचकांक 0.8 से ऊपर है। हाई के अंदर आएंगे 700 से 7999 तक, मीडियम के अंदर 550 से 699 तक, और लो के अंदर जो कि इससे भी कम है, तो उन देशों का लोवेस्ट है। अब जो जितने देश हैं पूरे विश्व के, वे सभी इन कैटेगरीज़ के अंदर अलग अलग आते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो कि वहाँ पर वेरी हाई डेवलपमेंट है, जैसे नॉर्वे है, पिछले कई सालों से लगातार पहली रैंक प्राप्त करता आया है। उसके बाद आइसलैंड है, ये देश हैं। और जबकि नीचे रहता है नाइजर है, नामीबिया है, ये देश सबसे नीचे रहते हैं। अब हम कारण ढूंढते हैं या हम क्या लक्षण देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन देशों की, कि कुछ देश तो इनके अंदर बने रहते हैं, मानव विकास बहुत है, कुछ मीडियम रह गए हैं, और कुछ हमेशा नीचे बने रहते हैं। इसका क्या कारण होगा वो देखते हैं। तो इन देशों के अंदर जो भी देश वेरी हाई या हाई HDI वाले हैं, इन देशों के अंदर जब हम देखते हैं तो एक चीज़ तो हम पाते हैं कि वहाँ पर सोशल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट पे सरकारें करती हैं, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, या जितनी भी उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वे लोगों पर केंद्रित होती हैं। इसलिए, और एक चीज़ हम जानते हैं कि जब भी हम मानव विकास काउंट करते हैं तो उसके अंदर सोशल जो सेक्टर हैं वे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी शिक्षा, पर कैपिटा इनकम और हेल्थ, इनको मिलाकर ओवरऑल स्कोर बनता है। तो ये
इन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, जब हम इनका इतिहास देखते हैं, यानी हम इनकी हिस्ट्री देखते हैं इन देशों की, तो ये पूर्व के अंदर, या हिंदी में जैसे हम कहते हैं, साम्राज्यी शक्तियाँ रही हैं, यानी बहुत बड़ी आर्थिक और एक महाशक्तियाँ ये रही हैं। जैसे यूरोप के अंदर हम बात करते हैं, ब्रिटेन है या फ्रांस है, ये सब देश इन्होंने अन्य देशों पर कब्जा किया था। तो ये सभी देश आर्थिक महाशक्तियाँ रही हैं पूर्व के अंदर। इसके अतिरिक्त जो एक होती है सोशल सिक्योरिटी, यानी उस समाज के अंदर, एक देश के अंदर वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। यानी अब वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हिंसाएं नहीं हो रही हैं, विद्रोह नहीं हो रहा है, लोग आपस के अंदर नहीं लड़ रहे हैं, यानी एक स्थिरता पाई जाती है, स्टेबिलिटी पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त इन देशों को लड़ाई पर फोकस नहीं करना पड़ता है, यानी जो गरीब देश होते हैं, लो या मीडियम, ये तो आपस के अंदर ही उलझ कर रह जाते हैं, जबकि ये देश ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहाँ पर राजनीतिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, कोई हंगामा नहीं है, सरकार का फोकस सोशल मुद्दों पर रहता है और वहीं पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसलिए ये देश हाई HDI को बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद आते हैं मीडियम वर्ग वाले देश। इसके अंदर सबसे ज़्यादा देश होते हैं। इन देशों का विकास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, यानी वर्ल्ड वॉर से पहले जो औपनिवेशिक दौर था, अनेक देशों ने इन देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था, तो इनका डेवलपमेंट हो नहीं पाया। अब इन सरकारों की नीतियां ये हैं कि धीरे धीरे जो लोकोन्मुखी नीतियां अपनाकर इन जो मीडियम स्तर वाले देश हैं, मध्यम स्तर वाले देश, इनका भी विकास किया जा सके। और इन देशों के अंदर एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, हाई जो सेक्टर वाले हैं, कि इनके अंदर जो सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, यानी एक तरह के ही लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा विविधता इनके अंदर नहीं है, चाहे धार्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से। तो गवर्नमेंट के लिए भी इजी हो जाता है, एक तरह के लोग हैं तो उनकी मांग भी एक ही तरह की रहती है, तो वहाँ पर इजीली फोकस किया जा सकता है। जबकि मीडियम जो स्तर वाले देश हैं, ये सोशली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं, सोशली डाइवर्सिफाइड। तो यहाँ सरकार के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग, जैसे भारत के अंदर ही हम बात करें तो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के अंदर कितनी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, फिर आगे बोलियां हैं, फिर उनकी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है। तो गवर्नमेंट के लिए इनको अलग अलग तरीके से मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए राज्यों की भी सरकारें हैं, फिर राज्य सरकारें, अपने आगे जिला स्तर की सरकारें हैं, पंचायत स्तर तक जो शक्तियाँ हैं वो बंटी गई हैं। ऐसा इन देशों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त इन देशों ने बहुत ज़्यादा जो वॉयलेंस है उसका सामना किया है अपने अभिनव इतिहास के अंदर। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी बात करें, 1947 के अंदर जब ये आज़ाद हुए तो कितनी लड़ाई झगड़े, खून खराबा इनको देखने को मिला था। तो गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा, एक देश कितना पीछे चला जाता है युद्ध के समय, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे वर्तमान के अंदर भी कई देश ऐसे हैं जो कि लो कैटेगरीज़ के अंदर आएंगे, जहाँ पर आज भी युद्ध चल रहे हैं। जैसे सीरिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जो क्रूरता है इतिहास के अंदर वो झेली है, इसलिए ये देश अपना विकास है वो नहीं कर पाए हैं। और अब सुचारू नीतियाँ इनके अंदर चल रही हैं, लोकतांत्रिक देश बन गए हैं, अब वहाँ पर विकास हो रहा है बहुत धीमी गति से। और इतिहास के अंदर बहुत कुछ इन्होंने झेला है। इसी तरह लो कैटेगरीज वाले कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर अकाल, जैसे वर्तमान के अंदर बात करें, सोमालिया के अंदर अकाल पड़ा हुआ है। सोमालिया देश अफ्रीका महाद्वीप के जो अटलांटिक तट, जो हिंद महासागर के तट पर है, बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल सीध में आप पाएंगे मैप पर। तो वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ पिछले 6-7 महीने से। तो गवर्नमेंट का जब इनको रोटी ही नहीं दे पा रही है, 2 वक्त की खाना ही नहीं उपलब्ध करवा पा रही है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात रह जाती है। इसी तरह कई देश हैं जो कि बीमारियों से जूझते रहे हैं, इनके अंदर खासकर अफ्रीकी देश हैं। एड्स ने या इबोला वायरस ने वहाँ पर बहुत कहर मचाया है। या हम बात करते हैं गृह युद्ध की,
अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, यानी इजराइल के जो चारों ओर के देश हैं वहाँ पर बहुत मुश्किल है। मध्य एशिया के देश हैं, या हम यूँ पश्चिमी एशिया के देश हैं, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता इतनी है, बार बार सरकारें गिरती हैं, नई बनती हैं, सेनाओं का विद्रोह है, लोगों का विद्रोह है, यानी बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें यहाँ नोट कर रहे हैं वो इन देशों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, नगण्य तौर पर पाई जाती हैं। और ये देश उन जगहों पर हैं जहाँ पर कि जो राजनीतिक द्वेष है वो बहुत ज़्यादा है, लोग सीमाओं को लेकर लड़ते रहते हैं, इसलिए ये देश अपना विकास नहीं कर पाए हैं। इनको त्वरित आर्थिक विकास की ज़रूरत है, तुरंत ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये अपना डेवलपमेंट कर सकें, जबकि ये चीज़ें जो अपने आप में इंडस्ट्रियल पावर्स कहलाती हैं, तो इनके लिए उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा विकास कर पाए हैं। तो ये हमने इनकी लक्षण देखे हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर। अब आप उसके अंदर जो कंक्लूज़न लिखेंगे उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कंक्लूज़न, तो क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर क्यों हैं या इंटरेस्टिंग क्यों है, इंग्लिश के अंदर कहें तो उसके अंदर आप लिखेंगे कि पर कैपिटा इनकम और जो साइज़ है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए यह ज़्यादा रुचिकर है। और उसके अंदर आप उदाहरण भी देंगे जो हमने अभी देखे थे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कुछ देशों के अंदर डेवलपमेंट वेरी हाई या हाई क्यों है, ऐसे क्या कारण है, तो आपको इन सभी कारणों को मेंशन करना होगा। या लो का पूछ लिया जाता है, ये क्या कारण है कि कुछ देश बहुत पीछे रह गए हैं मानव विकास के अंदर, तो उसको भी आपने ये सब चीज़ें मेंशन करनी होगी। तो कंक्लूज़न के अंदर आज का टॉपिक हम कह सकते हैं कि वे गवर्नमेंट्स जो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की नीतियां ही, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखनी होती है, क्या वे सोशल सेक्टर में है या किसी अन्य चीज़ों पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जैसे ज़्यादातर जो मीडियम लेवल वाले या लो लेवल वाले कंट्रीज़ हैं, यहाँ की सरकारें ज़्यादातर हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा पर ज़्यादा खर्च करती है। प्रतिरक्षा का मतलब दूसरे देशों से बचने के लिए, क्योंकि इनके बीच आपस के अंदर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अब जब गवर्नमेंट अपना सारा बजट प्रतिरक्षा पर ही लगाती रहेगी तो फिर वहाँ की एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को कौन मैनेज करेगा। फिर दूसरा जो पॉलिसीज़ हैं वो देखी जाती हैं कि क्या वो सोशल सेक्टर के अंदर लग रही हैं, क्या धन है जो सरकार का धन है वे वहाँ के लोग हैं या कुछ और चीज़ें सरकार के अंदर चल रही हैं। वे कुछ भी हो सकती हैं, रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी एजेंडे अपने आप हो सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अमीर या जो हाई डेवलपमेंट वाले देश हैं वो सोशल सेक्टर और इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि जो लो HDI वाले देश हैं उनका सारा खर्च प्रतिरक्षा पर ही चला जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।